कहानी शुरू होती है सृष्टि की रचना से। देवी, जो प्रचुरता प्लेंटी का प्रतीक थी और जिसका गर्भ पृथ्वी था, उसके करोड़ों बच्चे थे, लेकिन उसे सबसे प्यारा था उसका पहला बेटा हस्तर। हस्तर सबसे ज्यादा लालची था। उसने अपनी माँ का सारा सोना तो हड़प लिया, लेकिन जब वो अनाज क्रेन्स की तरफ बढ़ा तो बाकी देवताओं ने उसे खत्म करने की ठानी। माँ ने उसे बचा तो लिया, लेकिन इस शर्त पर कि हस्तर को कभी पूजा नहीं जाएगा और उसे इतिहास से मिटा दिया जाएगा। हस्तर आज भी उसी माँ के गर्भ में कैद है, भूखा, प्यासा और सिर्फ सोने की अशर्फियों के साथ। और इसी हस्तर का ठिकाना है तुम्बाड़, जहां हमेशा बारिश होती है, क्योंकि इंद्रदेव हस्तर के मंदिर बनने से क्रोधित हैं। 1:30 बजे 3:30 विनायक का बचपन 1918। कहानी का पहला हिस्सा 1918 में शुरू होता है। विनायक नाम का एक छोटा लड़का अपनी माँ और भाई सदाशिव के साथ एक जर्जर बाड़े में रहता है। विनायक की माँ वहां के बीमार जमींदार की सेवा करती है ताकि उन्हें खजाने की चाबी मिल सके। यहाँ हम एक खौफनाक किरदार से मिलते हैं, विनायक की परदादी। वो एक ऐसी औरत है जिसे हस्तर ने छू लिया था। वो मर नहीं सकती, वो पेड़ों की तरह बढ़ रही है और मांस की भूखी है। विनायक की माँ उसे लोरी सुनाकर सुलाती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। एक हादसे में सदाशिव की मौत हो जाती है और माँ विनायक को लेकर पुणे जाने का फैसला करती है। जाते जाते विनायक अपनी परदादी से खजाने का राज जान लेता है। माँ उससे कसम खिलवाती है कि वो कभी तुम्बाड़ वापस नहीं आएगा। 3:30 साढ़े 5 विनायक की वापसी और खजाने का खेल 1933। 15 साल बीत चुके हैं। विनायक बड़ा हो गया है और उसका लालच भी। वो अपनी माँ की कसम तोड़कर तुम्बाड़ वापस आता है। वहां उसकी मुलाकात अपनी उसी अमर परदादी से होती है। विनायक उसे आज़ादी मौत देने का वादा करता है और बदले में खजाना निकालने की विधि सीखता है। खजाना निकालने का तरीका रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हस्तर को बुलाने के लिए आटे की गुड़िया का इस्तेमाल होता है। विनायक एक गहरे कुएं जो देवी का गर्भ है में उतरता है। हस्तर को आटे की खुशबू से ललचाता है और जब हस्तर खाने में व्यस्त होता है, विनायक उसकी कमर से बंधी पोटली से सोने के सिक्के निकाल लेता है। ये सिलसिला सालों चलता है। विनायक पुणे में एक अमीर आदमी बन जाता है। उसके पास ऐशो आराम है, लेकिन उसकी आत्मा अब भी उसी अंधेरे कुएं में फंसी है। 5:30 साढ़े 7 लालच की अगली पीढ़ी 1947 साल 1947 भारत आजाद होने वाला है। विनायक अब बूढ़ा हो गया है, लेकिन हस्तर के कुएं से उसकी तिजोरी अब भी भर रही है। अब इस खेल में उसका बेटा पांडुरंग भी शामिल हो जाता है। विनायक अपने बेटे को वही क्रूर ट्रेनिंग देता है। पांडुरंग पैर से विकलांग है, लेकिन उसका लालच अपने बाप से भी बड़ा है। वो विनायक से कहता है कि हम हर बार एक एक सिक्का क्यों लाते हैं, हम पूरी पोटली क्यों नहीं छीन लेते। यहीं से विनाश की शुरुआत होती है। विनायक और पांडुरंग एक योजना बनाते हैं कि वे एक साथ कई सारी आटे की गुड़िया लेकर नीचे उतरेंगे ताकि हस्तर का ध्यान बटाकर उसकी पूरी पोटली ही छीन ली जाए। 7:30 सवा 9 क्लाइमैक्स नरक का द्वार। बाप बेटा कुएं में उतरते हैं। वे वहां दर्जनों आटे की गुड़िया फैला देते हैं। उन्हें लगता था कि एक हस्तर आएगा और वो फंस जाएगा, लेकिन तभी वो होता है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। जितनी ज्यादा आटे की गुड़िया, उतने ही ज्यादा हस्तर। उस अंधेरे में एक साथ कई हस्तर प्रकट हो जाते हैं। विनायक को अपनी गलती समझ आती है। प्रकृति का नियम यह है कि आप अपनी जरूरत भर ही ले सकते हैं, लालच करेंगे तो आप खुद शिकार बन जाएंगे। विनायक अपने बेटे को बचाने के लिए सारी आटे की गुड़िया अपने शरीर पर बांध लेता है। सारे हस्तर उस पर टूट पड़ते हैं। विनायक हस्तर के शाप का शिकार हो जाता है और एक भयानक दानव में बदल जाता है। पांडुरंग वहां से भागने में सफल होता है, लेकिन उसके पास अब एक मौका है। वो अपने पिता, जो अब एक दानव है, से सोने की पोटली ले ले और अमीर बन जाए, या फिर इस पाप को हमेशा के लिए खत्म कर दे। 9:15 बजे अंत और निष्कर्ष। पांडुरंग अपने पिता को आग लगा देता है। वो उस सोने के मोह को लात मार देता है जिसके पीछे उसका पूरा खानदान बर्बाद हो गया। तुम्बाड़ हमें ये सिखाती है कि विरासत में मिली दौलत अगर लालच के साथ आए तो वो वरदान नहीं शाप होती है। विनायक ने सोचा था कि वो हस्तर का इस्तेमाल कर रहा है, पर असल में हस्तर का लालच विनायक का इस्तेमाल कर रहा था। तुम्बाड़ में आज भी बारिश हो रही है और वो कुआं आज भी वहां है, बस अब वहां कोई विनायक नहीं जाता।